डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एक चैप्टर, वो भी क्लास 12 का इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक इंडिगो। इंडिगो जो चैप्टर है ये लुइस फिशर ने इसको लिखा। एक बुक आई थी, उसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इसमें उन्होंने महात्मा गांधी का एक इंटरव्यू लिया हुआ था, उन्हीं के ऊपर इन्होंने बुक लिखी हुई है। तो ये जो बुक रही है उसी का ये एक्सेप्ट है, उसी का छोटा सा पार्ट है और लुइस फिशर की उस बुक से ही इसको लिया गया है। Before moving ahead, it's necessary to give actual theme of this chapter. Why are we going to read this chapter? If you have this idea, तो अगर आपके पास आइडिया हो तो नो डाउट आपको चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। तो 2 थीम्स आई विल प्रोवाइड यू। मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, बल्कि एनसीईआरटी ने खुद दिया हुआ है, लास्ट में मिला है। तो इसकी 2 थीम, जो पहली मेन प्राइम थीम है वो ये है कि महात्मा गांधी के अंदर कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन स्किल रही है। ये दिखाता है कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने आर्गुमेंट किया, किस तरीके से उन्होंने निगोशिएट किया, किस तरीके से उन्होंने लीडरशिप दिखाई। क्योंकि इस चैप्टर में पूरा महात्मा गांधी के ऊपर है ही है, तो किस तरीके से महात्मा गांधी ने वो लीडरशिप दिखाई, ये चीज आप देखेंगे इसमें पूरी तरीके से कि लीडरशिप जो शो किया उन्होंने, और इसलिए शो किया क्योंकि वहां पे जो पुअर पीपल थे, जो वहां पे पीजेंट्स थे, वो काफी अप्रेस्ड थे। जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था वहां पर, तो वो काफी अप्रेस कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, पीड़ित कर रहे थे, सता रहे थे किसानों को। तो उनको बचाने के लिए, उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए गांधी जी ने लीडरशिप शो करी, और उस लीडरशिप में उनकी कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन पावर और साथ ही साथ नेगोशिएशन स्किल बाहर आई कि किस तरीके से महात्मा गांधी कन्विंस कर लेते थे, परसुएट कर लेते थे अपने आर्गुमेंट से, और किस तरीके से वो निगोशिएशन करते थे, ये भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। और सेकंड थीम प्रोवाइड किया गया है कि महात्मा गांधी के इस चैप्टर में जब इंडिया में फ्रीडम का मूवमेंट चला, तो आपने देखा कि पता नहीं कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए। कुछ हाईलाइटेड हैं जिनके नाम हम सबके टंग पे रहते हैं, जुबान पे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं पता कि वो कौन है। अब ऐसा नहीं है कि उनके बारे में कहीं रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड है, बट अगर कोई हिस्ट्री पढ़ेगा तो उनके बारे में उनकी जानकारी मिलती है। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं तो उनके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि महात्मा गांधी के इस चैप्टर में उनका भी नाम आएगा, जैसे मौलाना मजहरुल हक का नाम आएगा, राजकुमार शुक्ला का नाम आएगा, जेबी कृपलानी का नाम आएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे नेम होंगे जो नेम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी आपको पता चलेगा कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जब चला तो उसमें बहुत सारे एनोनिमस पर्सन रहे, अननोन पर्सन रहे, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन उनका नाम आज तक नहीं है, मतलब हाईलाइटेड नहीं है तो बट हाईलाइटेड नहीं है। तो यहाँ पर वो नाम देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसमें ये मैटर है 1942 का, जब यहाँ पर आई जहां पर भी है, आई को आप समझिएगा कि ये आई लुइस फिशर है, ये आई लुइस फिशर है, और ये ही पूरी की पूरी कहानी रिकाउंट कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। देखिएगा इसको। तो जब इन्होंने विजिट किया गांधी जी को 1942 में, हर चीज को समझते चलिएगा, 1942 को, और एट हिज आश्रम वो भी सेवाग्राम में, और ये कहा सेंट्रल इंडिया में, केंद्रीय भारत में। तो सेंट्रल इंडिया में सेवाग्राम आश्रम। तो जब इन्होंने गांधी जी को विजिट किया तो गांधी जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ और कैसे मैंने डिसाइड किया टू अर्ज का मतलब होता है बहुत ही सिंसियर रिक्वेस्ट करना, बड़ी ही ईमानदारी से कहना कि भाई अब समय आ गया है डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, कि अब ब्रिटिश का डिपार्चर हो ही जाना चाहिए। तो लुइस फिशर ने ये बात बताई कि गांधी जी ने मुझे बताया कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि क्यों ऐसा क्या हुआ था कि जब मुझे अर्जिंग करनी पड़ी कि अब ब्रिटिश का डिपार्चर हो जाना चाहिए। और ये कहानी शुरू होती है जब गांधी जी ने बताना शुरू किया कि क्या रीजन था कि मैंने ब्रिटिश को कहा कि यहां से डिपार्ट कर जाओ, अब इंडिया छोड़ने का समय आ चुका है, अब लोग बाहर चले जाओ।
ये मैटर है 1917 का। जो कहानी अब शुरू होती है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। गांधी जी कहाँ गए हुए थे? 1916 दिसंबर का मैटर है। गांधी जी गए हुए थे एनुअल कन्वेंशन में। ये एनुअल कन्वेंशन मतलब सालाना जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एनुअल मीन्स तो आपको पता है ईयरली, और कन्वेंशन मीन्स जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी। और ये एनुअल कन्वेंशन थी किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की। और ये कहाँ पे हो रहा था? लखनऊ में हो रहा था। तो महात्मा गांधी इसमें गए हुए थे। एंड वहां पे क्या हुआ कि इतने डेलीगेट्स थे, 2301 डेलीगेट। डेलीगेट्स कौन थे? जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, डेलीगेट्स हैं। ये हमारे मैटर को कहीं ले जाके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ये जो मेन मेन लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव थे वो, और बहुत सारे विजिटर्स भी आए थे। तो जब प्रोसीडिंग चल रही थी, यानी जब कन्वेंशन चल रहा था, प्रोसीडिंग हो रही थी, प्रक्रिया चल रही थी, तो गांधी जी ने क्या नरेट किया? एक पीजेंट आया। पीजेंट का मतलब होता है किसान, फार्मर। आया और मेरे पास आया, और बिल्कुल बिल्कुल जैसे दूसरे किसान होते हैं ना इंडिया में, उनके जैसा दिख रहा था। अब आप एक चीज और देखिए, उस समय के किसान दिखते कैसे थे? क्योंकि कहते हैं जब आप किसी राइटर को पढ़ते हैं ना, कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं, तो उस समय का पूरा, उस कंटेम्परेरी स्टेट को पूरा पढ़ लेते हैं। उस समय क्या हो रहा था, उस समय लोगों की सिचुएशन, ये सब चीजें आपको समझनी होगी। क्योंकि बोर्ड जब पूछता है ना, तो इसे बोलते हैं इनसाइड बेस्ड। अब जैसे उस समय कैसे किसान कैसा था? पुअर, इमेसिएटेड, बहुत ही काफी थिन, दुबला पतला। और ये भी कहा कि उसने बताया, जो किसान मिला महात्मा गांधी से, उसने कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। राजकुमार शुक्ला के बारे में थोड़ा बढ़िया से रखिए, समझिएगा, क्योंकि राजकुमार शुक्ला पे क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। तो लिखा है कि मैं चंपारण से हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में चलें। ये बात राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे गांव में चले, मेरे जिले में चले। गांधी जी हैड नेवर, गांधी जी तो उस जगह के बारे में कभी सुने ही नहीं थे। हैड नेवर हर्ड ऑफ दिस प्लेस। तो उस प्लेस के बारे में महात्मा गांधी को आइडिया भी नहीं था। और फिर उन्होंने बताया गांधी जी हैड नेवर हर्ड। तो ये कहा गया कि ये कहाँ था? जो टावरिंग हिमालय है, यानी जो बहुत बड़ा हिमालय है हमारा, उसके फुट हिल्स में, हिमालय, टावरिंग हिमालय के फुट हिल्स में नीचे एक किंगडम ऑफ, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और वहां से क्या शुरू होता है? किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल का जो राज्य है उसके पास में टावरिंग हिल के फुट हिल्स में वो प्लेस लोकेट कर रहा था, प्लेस लोकेट कर रहा था अंडर। अब देखिए ध्यान, इसमें लिखा है कि अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट का मतलब होता है कि उस समय एक अरेंजमेंट चलता था, प्राचीन समय में एक अरेंजमेंट होता था, एक व्यवस्था थी। और वो ये थी कि चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। ये लाइन बहुत अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि इस पे चैप्टर पूरा बेस्ड है। शेयर क्रॉपिंग किसको कहते हैं? जमीन किसी और की है, और उस पे क्या करना है कि आपको जमीन पे कुछ बोना है, उसे प्रोड्यूस करना है, और जो हिस्सा मिलता है, जो मिलता है टोटल, जो हार्वेस्ट आप पाते हैं, उसको क्रॉप को आपको डिवाइड कर देना है, मालिक को दे देना, अपना ले लेना है। तो वो जो पीजेंट्स थे, वो जो किसान थे, वो शेयर क्रॉपर थे, यानी बटाईदार थे। जमीन किसी और की, हालांकि जमीन तो पहले इन्हीं की थी, बाद में अंग्रेजों ने ले लिया था। तो ये क्या थे? शेयर क्रॉपर थे। तो वो जो क्रॉप होती थी शेयर करते थे, खेती करते थे, फार्मिंग करते थे, जो क्रॉप प्रोड्यूस होती थी उसको ये शेयर करते थे, लैंडलॉर्ड्स को, प्लांटर्स को देते थे, और कुछ हिस्सा अपना रखते थे। राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं में से एक था। राजकुमार शुक्ला भी शेयर क्रॉपर था, ध्यान समझिएगा। राजकुमार शुक्ला शुक्ला भी शेयर क्रॉपर था। राजकुमार से एक सवाल पूछा गया है कि राजकुमार, ये लाइन पूरी की पूरी आई, ऐसे पूछा हुआ है, इलिटरेट बट रेजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला अनपढ़ था, इलिटरेट था, अनएजुकेटेड था, लेकिन एक चीज इसके अंदर थी, वो बंदा रेजोल्यूट था। बहुत ही उसका रेजोल्यूशन जो था, उसका संकल्प जो था, उसकी दृढ़ता जो थी, उसका जो डिटर्मिनेशन था, बड़ा ही ज्यादा था। मतलब वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी था, अगर एक बार ठान लेता था तो करता था। ओवरऑल कहने का मैसेज ये है। तो ही हैड कम, अब फिर आगे देखते हैं। तो ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लीट। और ये जो एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रहा था, जो पूरा था, तो कांग्रेस सेशन में क्यों आया था वो? वो इसलिए आया था कि वो कंप्लेन करने के लिए आया था।
कौन सी कंप्लेंट करने के लिए लाया था कि इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम में अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, उसी की कंप्लेंट करने गया था। और किसी ने उससे कह दिया था स्पीक टू गांधी जी, किसी ने कह दिया था कि किससे बात करो, गांधी जी से बात करो, क्योंकि वो राजकुमार शुक्ला पहले किसी बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी से बात किया, पॉलिटिकल फिगर से, लेकिन शायद कुछ रीजन रहा, उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं, जाकर के महात्मा गांधी से बात करो इस मामले में। और गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि देखो भाई, मेरा अपॉइंटमेंट कहाँ है, कानपुर में है। ये लुइस फिशर का अपना स्पेलिंग है, थोड़ा ये कानपुर है लेकिन कानपुर लिखा हुआ है। कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है मेरा, उसके बाद मैं भी कमिटेड हूँ कई जगह, भारत के कई कई पार्ट में मुझे जाना है, मेरा कमिटमेंट है, मुझे जाना है। तो ये सारी बातें महात्मा गांधी ने कहा, लेकिन शुक्ला इतना रेजोल्यूट पर्सन था कि वो जब तक सोल्यूशन मिलता नहीं था ना, वो पीछा छोड़ता नहीं था। तो शुक्ला कहाँ फिर अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, मतलब उसके साथ साथ हर जगह लगा रहा। तो जहां गांधी जी गए वहां चला गया। दिन गांधी जी लौटे, अपने आश्रम लौट के आए अहमदाबाद में, शुक्ला उन्हें वहां भी फॉलो करता रहा और कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का साइड छोड़ा ही नहीं। कई कई हफ्ते बीत गए, गांधी जी का साइड उसने छोड़ा नहीं। और उसने रिक्वेस्ट क्या किया महात्मा गांधी से, फिक्स अ डेट। तो महात्मा जी एक डेट फिक्स कर दीजिए, मतलब आप चलिए चंपारण, चलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, एक डेट फिक्स कर दीजिए, आप चलिए देख लीजिए, बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो रहा है। तो गांधी जी जो है उस शेयर क्रॉपर की टेनेसिटी से, टेनेसिटी मीन्स फर्मनेस, उसकी दृढ़ता से महात्मा गांधी क्या हो गए, बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गए, बहुत इम्प्रेस हो गए, बहुत ही उससे प्रभावित हुए और उसकी कहानी से भी प्रभावित हुए। तो गांधी जी ने कहा देखो, मैं कैलकाटा में इस डेट में सच एंड सच डेट में रहूंगा, और एक काम करो, आओ मुझसे मिलो और मुझे अपने वहां ले चलो। तो गांधी जी ने सिग्नल दे दिया, सिग्नल भाई चलेंगे हम। तो शुक्ला को सक्सेस मिल गई, क्योंकि वो तो ही चाहता कि महात्मा गांधी हमारे साथ चलें, सोल्यूशन निकालें, जो हम लोगों को अप्रेस कर रहे हैं, सता रहे हैं लोग, वो दूर हो। अच्छा, मंथ पास्ट, महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हांचेस एट अपॉइंटेड स्पॉट एंड कलकत्ता गांधी जी अराइव्ड। तो जिस जगह पे कलकत्ता में गांधी जी ने कहा था कि इस जगह पे अपॉइंटेड प्लेस पे आना, फिर मैं चलूंगा, वहां महात्मा गांधी के पहुंचने से पहले ही वो बैठा हुआ मिला। हांचेस मीन्स अपने बैग के बल, अपने बैग को बैठा हुआ मिला। तो सोचिए आप, उसी स्पॉट पे बैठा हुआ मिला जब गांधी जी पहुंचे। और आगे इसने बताया कि, आगे लिखा है कि व्हेन, हाँ, तो उसने इंतजार किया, क्या इंतजार किया, एक मिनट। तो अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी जी अराइव्ड, व्हेन ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। और उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि गांधी जी फ्री नहीं हो गए। तो उसने वेट किया कि गांधी जी जब तक फ्रीडम में नहीं आए तब तक वो, देन द टू ऑफ देम, उसके बाद से ये दोनों जो है कहां से बोर्ड किए, बोर्ड का मतलब होता है ट्रेन पे बोर्डिंग करना। अब ये बोर्ड किए, दोनों ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन में ये दोनों बोर्डिंग किए, कौन कौन, महात्मा गांधी और ये बोर्ड किए, और कहाँ चले, पटना के लिए, इन बिहार। एंड देयर शुक्ला लेड हिम, और वहां शुक्ला कहाँ लेके गया इनको, लीड करते हुए एक लॉयर के घर। देखिए आप, देखिए कौन से लॉयर हैं ये, राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। आगे चल के यही जो एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद जी, ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने, और कांग्रेस पार्टी के बाद आगे चल के ये इंडिया के प्रेसिडेंट बने। तो राजेंद्र प्रसाद जी वॉज आउट ऑफ टाउन, उसमें तो शहर से बाहर थे, कस्बे से, बट द सर्वेंट्स, उनके जो सर्वेंट्स थे वो शुक्ला को जानते थे। वो जो राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट थे वो शुक्ला को जानते थे, और वो जानते थे कि एक पुअर योमैन है, मतलब एक गरीब फार्मर है, गरीब किसान है, और ये क्या कर रखा है, पेस्टर्ड कर रखा है। पेस्टर्ड का मतलब होता है परेशान करके रखना, बहुत ही परेशान किया हुआ है हमारे मास्टर को। तो वो जो नौकर थे वो सोचते थे कि हमारे मालिक को, हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी, उनको ये परेशान कर रखा है ये किसान, और किसके लिए, कि ये शेयर क्रॉपर्स की मदद कर सके, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की मदद कर सके।
तो जब ये महात्मा गांधी को लेकर के राजकुमार शुक्ला पहुंच गए वहां पर, तो किसानों ने तो राजकुमार शुक्ला को पहचान ही लिया, उनको तो जानते ही थे। तो सो दे उन्होंने क्या किया कि इनको ग्राउंड पे परमिशन किया कि जमीन पे रहो, समझे। उन लोगों ने उसे परमिशन दिया कि जमीन पे आप रहो अपने दोस्त गांधी जी के साथ। तो अपने दोस्त गांधी जी के साथ का मतलब कि उसने कहा कि भाई एक काम करो, जमीन पे बैठो, मतलब आपको बिस्तर नहीं मिलेगा, चारपाई नहीं मिलेगी, कुछ और। क्यों ऐसा कर रहे थे, रीजन आप समझिए। लिखा है कि विद हिज कंपेनियन गांधी whom they took to be another peasant। अच्छा, जो नौकर थे गांधी जी को भी क्या समझ बैठे, गांधी जी को भी समझ बैठे कि ये पीजेंट है, कोई पीजेंट, जबकि वो गांधी जी को नहीं जान पाए। तो उन्होंने सोचा गांधी जी कोई किसान है, गांधी जी को उसने किसान समझा। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। गांधी जी को आदेश नहीं था कि आप कुएं में से पानी ड्रॉ करो। ऐसा इसलिए था कि लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ड्रॉप्स उनकी बकेट की पूरे के पूरे एंटायर सोर्स यानी कुएं के सोर्स यानी कुएं के पानी को पल्यूट कर दें। अब आपने उन्हें बताया ना कि जब आप किसी को पढ़ते हैं तो आप ये जान जाते हैं कि क्या क्या बताया जा रहा है। तो उस समय आपको पता है टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी पीक पर थी, तो ये अनटचेबिलिटी का मैटर था। तो उनको लगा गांधी जी है अनटचेबल है, इनको तो छुआ ही नहीं जा सकता। तो अगर कुएं से पानी खींचेंगे तो एक आध दो ड्रॉप गिर ही जाएगा, और गिरते ही पूरा का पूरा एंटायर रिसोर्स यानी पूरा का पूरा जो कुआं है वो पूरा का पूरा एंटायर सोर्स पल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। लेकिन वो जान नहीं, कैसे जानते कि गांधी जी अनटचेबल तो थे नहीं। अच्छा, गांधी जी ने डिसाइड किया, फिर एक क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए। तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया कि पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे। रीजन ये था कि वो एन रूट था यानी ऑन रूट था, ये ऑन रूट था, ये मुजफ्फरपुर ऑन रूट था किसके, चंपारण के। तो चंपारण के ही रूट पे मुजफ्फरपुर पड़ता था, लेकिन जाने का एक रीजन ये था, क्या, प्राप्त करना, टू ऑब्टेन मींस हासिल करना मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस। वो जो कंडीशंस थी उनके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गांधी जी को चाहिए था, इंफॉर्मेशन। क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कंपेयर करें तो शुक्ला जो इंफॉर्मेशन दे रहा था उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। क्योंकि आपको पता है कि बाय प्रोफेशन गांधी जी क्या थे, बैरिस्टर थे, और एक एडवोकेट बिना किसी सॉलिड एविडेंस या कोई ऐसे कंक्रीट प्रूफ के कोई ऐसा स्टेप लेता नहीं, और खास करके गांधी जी तो पूरा डिटेल पूरा लेते थे। तो इन्होंने आया कि गांधी जी को पता था कि शुक्ला अनएजुकेटेड है, मतलब अनलिटर्ड है, इलिटरेट है। तो जो ये डेटा दे रहे हैं पता नहीं डेटा ऑथेंटिक है, रिलायबल है या नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी था। तो ये पहुंचे कहाँ, पहुंच गए मुजफ्फरपुर। इम्पार्ट का मतलब गिव, टू गिव यानी गिविंग, देना। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक टेलीग्राम सेंड कर दिया किसको, प्रोफेसर जेबी कृपलानी। मैंने कहा था एक नाम आएगा, याद रखिएगा। उन्होंने जब चलना शुरू किया तो एक टेलीग्राम कर दिया। किसको टेलीग्राम किया, वायर किया। पहले टेलीग्राम चलता था या फैक्स, फैक्स की तरह ही होता था, लेकिन वो बहुत पहले, फैक्स तो बाद में आया, टेलीग्राम बहुत पहले चलता था। तो अब यहां पर क्या हुआ कि टेलीग्राम कर दिया किसको, जेबी कृपलानी को। और जेबी कृपलानी थे कौन, आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे वो, और ये आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में था। उसी आर्ट्स कॉलेज में इनकी पोस्टिंग थी जेबी कृपलानी की। तो प्रोफेसर जेबी कृपलानी, और ये जेबी कृपलानी से महात्मा गांधी की मुलाकात कहाँ हुई थी, टैगोर जी के शांति निकेतन में। टैगोर जी का शांति निकेतन जो स्कूल था उसमें इनको ये जेबी कृपलानी जी से मिले हुए थे गांधी जी। तो गांधी जी की एक आदत बहुत अच्छी थी कि जब वो किसी से मिलते थे तो पूरा डिटेल नोट कर लेते थे, क्योंकि गांधी जी करस्पॉन्डेंस भी करते थे और लोगों से मिलना जुलना भी पसंद करते थे। उनका पूरा डिटेल अपने पास रखना, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी पोस्ट सब पता करके रखते थे वो, ये बंदा कहाँ काम करता था। क्योंकि गांधी जी, अभी ये पता चलेगा गांधी जैसा क्यों करते थे, क्योंकि उस समय फ्रीडम मूवमेंट था, इंडिया को फ्रीडम चाहिए था और हर हाल में सबकी जरूरत थी। लेकिन जरूरत अगर आपको पता ही ना हो कि आदमी कितना क्वालिफाइड है या किस पर्टिकुलर प्रोफेशन में है, तो अगर आपके पास कोई डिटेल रिकॉर्ड ना हो तो आप कैसे उससे कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि फ्रीडम के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी थी और बहुत सारे अलग अलग फील्ड से जरूरत थी। अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से जरूरत थी। तो ये शांति निकेतन में मिले थे जेबी कृपलानी से, और उन्होंने जेबी कृपलानी का डिटेल पूरा नोट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने उठा के टेलीग्राम कर दिया कि ये मुजफ्फरपुर में इनकी पोस्टिंग थी,
तो जेबी कृपलानी को उन्होंने टेलीग्राम कर दिया। अब हुआ है कि जब ट्रेन पहुंची मिडनाइट में, और ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंची कितने, मिडनाइट में, यह देखिए मिडनाइट पहुंच गई। और जब यहाँ मिडनाइट पहुंची, ये दिन डे है 15 अप्रैल 1917 का मैटर है, ये मैटर है 15 अप्रैल 1917 का। तो कृपलानी ये क्या किए, स्टेशन पे वेट कर रहे थे। और ये आपको पता है, एक प्रोफेसर के पास, एक टीचर की सबसे बड़ी एसेट क्या होती है, उसकी एक सबसे बड़ी एसेट होती है उसके बच्चे, उसके जो जो कहते हैं ना कि जो उनके डिसाइपल होते हैं, जो उनके पीपल होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वही होते हैं। तो यहाँ पे जेबी कृपलानी जी क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे बच्चे उनके साथ में थे। तो गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days, वहां गांधी जी कितने दिन रुके, 2 दिन रुके। और कहाँ पे, अब एक नया नाम आपको फिर मिलेगा, प्रोफेसर मालकानी। प्रोफेसर मालकानी क्या, अब यही पे क्वेश्चन बनेगा, फिर से बोर्ड ने पूछा, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर मालकानी के घर से वो रुके, तो एक टीचर थे, वो भी कहाँ पे थे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, भी ध्यान में रखिएगा। इसीलिए क्वेश्चन बना भी है कि गवर्नमेंट टीचर थे, वो गवर्नमेंट टीचर थे इस गवर्नमेंट स्कूल में। तो उस समय क्या था, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी उन दिनों, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, ये छोटी मोटी बात नहीं थी, उन दिनों एक बहुत बड़ी बात थी। कौन सी बात बहुत बड़ी बात थी, कौन सी बात बहुत बड़ी बात थी, ये भी सोचो आप। क्या थी कि गांधी जी ने कमेंट किया, क्या कमेंट किया, कि एक गवर्नमेंट प्रोफेसर को, कि वो जब क्या कर रहा है, हार्बर, हार मीन्स टू गिव शेल्टर, शरण देना। मतलब उन दिनों एक बहुत बड़ी बात थी कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसको शेल्टर दे रहा है, एक मैन लाइक मी, एक ऐसा आदमी भी मेरे जैसा, मेरे जैसा। तो बोर्ड ने पूछा कि ऐसा क्या था कि गवर्नमेंट महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने यहाँ शेल्टर हार्बरिंग क्यों नहीं करता था, उसे क्यों अपने यहाँ शेल्टर नहीं देता था, क्या रीजन था कि वो शेल्टर नहीं देता था। तो लिखा है कि इन स्मॉलर लोकेलिटीज, जो छोटी छोटी मोहल्ले होते, लोकेलिटीज, द इंडियंस वर अफ्रेड, तो जो भारतीय होते थे वो डरते थे, कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाते थे फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि गांधी जी की खासियत थी कि ये होम रूलिंग की एडवोकेसी करते थे। जहां जाते थे एक ही बात कहते थे, भारत अपना है, हिंदुस्तान अपना है, तो हिंदुस्तान अगर अपना है तो हिंदुस्तानी लोगों को शासन करना चाहिए, ये गोरे लोगों को, ये बाहरी लोगों को शासन क्यों, ये हम पर शासन क्यों करते हैं। तो जब महात्मा गांधी होम रूल एडवोकेसी करते थे, तो ये बात अंग्रेजों को बुरी लगती थी। उनको लगता था महात्मा गांधी हमारी जो रूलिंग है, हमारी जो यहाँ पर जो शासन चल रहा है, उसको शायद उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो वो जब जाते थे तो होम रूल की एडवोकेसी करते थे। और ये बात गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अपने यहाँ इनको रखता था तो वहां भी ये बात करते थे। तो अंग्रेजों को डर लगता था कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अगर ये बात करेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है ना, महात्मा गांधी को हार्बरिंग नहीं करता था, शेल्टर नहीं देता था, क्योंकि उसे डर लगता था कि अगर मेरे यहाँ ऐसा कुछ बात कर दी तो गवर्नमेंट मुझे भी निकाल देगी। वो जॉब का मैटर था, लोग जॉब करना चाहते थे, तो ये मैटर था। उसके बाद क्या हुआ कि जब गांधी जी का एडविन मिस अराइवल, एडविन मिस अराइवल, तो गांधी जी के अराइवल की जो न्यूज थी, और गांधी जी के अराइवल क्यों हुआ, और गांधी जी का जो मिशन था, मिशन उसका नेचर क्या था, मतलब कि गांधी जी जिस मिशन के लिए आए थे उसका नेचर क्या था, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये पता है कि न्यूज फैल गई, और ये भी बात फैल गई कि गांधी जी के मिशन का नेचर क्या है, गांधी जी क्यों आए हैं। ये बात बहुत ही तेजी से, क्विकली, मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, ये मुजफ्फरपुर में भी फैल गई और साथ ही साथ चंपारण में भी फैल गई। ये बात फैल गई, और फिर आगे इन्होंने बताया कि यहाँ पे कि शेयर क्रॉपर्स अब चंपारण से आना शुरू हो गए। तो जितने शेयर क्रॉपर्स जब उनको पता चला कि तो हमारी मदद के लिए आए हैं, इनका मिशन तो हमारी हमारी मदद करना है, तो वो महात्मा गांधी को जानते थोड़ी ना थे, क्योंकि एक समय ऐसा भी था 1917 तक महात्मा गांधी बहुत पॉपुलर नहीं थे, बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी गेन नहीं कर पाए थे। ये उनके लिए बड़ा टर्निंग, जो इवेंट अभी चल रहा है इंडिगो इवेंट, आप देखेंगे लास्ट में बोर्ड ने पूछा है कि ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा,
सिविल डिसोबीडियंस के लिए भी कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, महात्मा गांधी को नेम फेम दिलाने में भी कितना बड़ा रोल इस इवेंट का रहा। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से देखते रहिएगा, ताकि अगर बोर्ड क्वेश्चन पूछे तो आप उसे एक एक पॉइंट आप उसे बता सकें कि कहाँ पे डिटेल था। तो मुजफ्फर, अब यहाँ जब बात फैल गई तो चंपारण से जितने भी शेयर क्रॉपर थे चंपारण से चलना शुरू कर दिए, आना शुरू कर दिए। वो भी कैसे आए? पैदल। और उनके पास जो कन्वेयंस थे, उनके जो साधन थे, उससे आने लगे। और जानते हैं किस लिए आ रहे थे? देखने के लिए आ रहे थे। किसको देखने आ रहे थे? डियर चैंपियन, चैंपियन डिफेंडर। उनको लगा कि कोई तो आया जो मुझे बचाने के लिए आया है, कोई तो आया जो मेरे लिए फाइट करेगा, जो मेरा मेरा चैंपियन है, जो मुझे डिफेंड करेगा। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे उनको बुलाया गया, गांधी जी ने उनको बुलाया गया गांधी जी से कि भाई आओ और गांधी जी को ब्रीफिंग करो, ठीक है, ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। दे, अब चूंकि इनको क्यों बुलाया गया, लॉयर्स को क्यों बुलाया गया? रीजन था क्योंकि जब यही लॉयर्स वो लॉयर्स थे, ये फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन द कोर्ट। तो पीजेंट ग्रुप में यही लोग रिप्रेजेंट करते थे, यही उनके डेलीगेट थे, यही उनके रिप्रेजेंट करने वाले थे। तो कोर्ट में जितने मुद्दे होते थे, कोर्ट में केस जाते थे किसानों के, तो यही मुजफ्फरपुर के लॉयर्स ही हैंडल करते थे। तो इनको बुलाया गया कि आओ भाई महात्मा गांधी को ब्रीफ करो कि केस क्या है, मैटर क्या है। तो उसके बाद हुआ क्या, तो वो जब आए तो उन्होंने बताया अपने अपने केसेस के बारे में, महात्मा गांधी को पूरा डिटेल बताया। और साथ ही साथ एक चीज और भी बताई कि भाई देखो, इस केस के लिए महात्मा जी हम इतना पैसा इनसे चार्ज करते हैं। एडवोकेट लोग जो है किसानों की जब मदद करते थे कोर्ट में, उनके लिए एडवोकेसी करते थे, मतलब जा करके आर्गुमेंट करते थे, समझे आप? तो जो होता था उसके लिए वो एक फी चार्ज करते थे। तो जब देखा कि गांधी जी चाइडेड, गांधी जी ने, चाइडेड का मतलब होता है डांटना, चाइडेड का मतलब डांटा। गांधी जी ने उनको स्कोल्ड किया। किस लिए स्कोल्ड किया? रीजन यही है, कहा कि मतलब जो इतनी बड़ी फी कलेक्ट करते हो किसानों से, इतना बड़ा अमाउंट तुम ले रहे हो, किससे ले रहे हो? किसानों से ले रहे हो, क्योंकि इनकी इनकम तो है नहीं, और इनसे तुम इतना पैसा भी लेते हो। तो उसके लिए उन्होंने डांटा, ये काम आपको नहीं करना चाहिए, इतना बड़ा अमाउंट नहीं लेना चाहिए, बिग फी नहीं लेना चाहिए फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने कहा कि देखो, मैं इस कंक्लूजन पे आया हूँ, जब सारी बातें उन्होंने लॉयर्स की सुन ली, सबकी बातें सुन ली, तो उन्होंने कहा देखो मैं कंक्लूजन पे आया हूँ, रिजल्ट पे आया हूँ। रिजल्ट ये है कि हमें ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना बंद कर देना चाहिए, हमें ऐसे केसेस कोर्ट में नहीं ले जाने चाहिए। और क्यों नहीं ले जाने चाहिए? रीजन ये है क्योंकि हाँ, टेकिंग सच केसेस, ऐसे केसेस को ले जाना कोर्ट में, ये डज लिटिल गुड, मतलब ना के बराबर इनके लिए अच्छा होता है। अच्छा नहीं है ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना। रीजन क्या है क्यों कोर्ट में ना ले जाएं? क्योंकि जहां पे पीजेंट्स इतने दबे कुचले हों, देखिए किसान बहुत दबे कुचले, बहुत क्रस्ट थे, बहुत डरे हुए थे, क्रस्ट थे, एंड फियर स्ट्राइकन, ऊपर से डर से एकदम कांप रहे हैं, डरे हुए, भयभीत हैं। तो जहां दबे कुचले हों और प्लस इतने डरे हुए हों, तो ऐसी जगहों पे जो लॉ कोर्ट्स होती है ना, ये उनके लिए यूजलेस है। देखिए कोर्ट उन लोगों के लिए अच्छी होती है जिनके अंदर पावर हो, जीत जाए तो अपने आगे बढ़ सके। पता चला जीत भी गए लेकिन वहां जाने पर इतना डरे, आगे कदम ही नहीं ले रहे, डिक्री भी हो गई तब भी आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। तो सारी चीजें प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्योंकि एक डरा हुआ इंसान जो होता है ना, वो इस लेवल पे काम नहीं कर पाता। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग बहुत सताए गए हैं, तो ऐसे लोगों के केस को कोर्ट में ले जाना बेटर नहीं है। सबसे बढ़िया रियल रिलीफ क्या है, सबसे बढ़िया इनको सुकून क्या मिलेगा कि इनको क्या किया जाए, डर से ही आजाद कर दो, इनके अंदर के डर का नाश कर दो, डर को मतलब क्या कर दो, एनहिलेट कर दो, उसका डर का सर्वनाश कर दो। जब इनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा तो ये लड़ना सीख लेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी को पता था ये डरते हैं, और डरते हैं तो ये लड़ेंगे क्या? क्योंकि जिसके अंदर डर है वो कहां से लड़ेगा? डर बहुत बड़ी चीज होती है। तो महात्मा गांधी ने देखा कि ये डरे हुए लोग हैं, तो सबसे पहला काम ये करो कि इनके अंदर का डर खत्म करो। अगर डर खत्म तो ये अपने आप में खुद ही पावरफुल बन जाएंगे, अपने हक को छीनेंगे, अपने हक को हासिल कर लेंगे, और जब कोर्ट अगर रिजल्ट देंगे तो उसको जाकर के ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो ये बात आई। तो ये आगे का जो मैटर था, लिखा है कि मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू, अब अरेबल लैंड, अब देखिए यहां पर एक वर्ड है अरेबल। अरेबल का मतलब होता है वो लैंड जिसपे फार्मिंग हो सके, यानी खेती करने के लायक जमीन। तो जो जमीन थी खेती के लायक चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, वो डिवाइड की गई थी। डिवाइड किसमें की गई थी? इनटू लार्ज स्टेट्स,
इसमें की गई थी, लार्ज स्टेट में की गई थी, लार्ज स्टेट में। अब स्टेट्स एक नया वर्ड आया, उसको भी जान लीजिए। अब स्टेट्स का मतलब होता है, अगर हम आप देखें यहाँ से, तो अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है पहले के समय में रियासतें होती थी या जागीर होती थी। आज भी आपने देखा होगा गांव अगर हम कहते हैं इनके पास 50 बीघे का खेत है, प्लॉट है पूरा, तो कहते हैं भैया ये यहाँ के स्टेट है। तो इसकी काफी ज्यादा लैंड की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। तो ये क्या करते थे, जैसे पूरी जो बड़ी लैंड है, अब ये अरेबल लैंड है, कैसी लैंड है, अरेबल लैंड है, अरेबल लैंड को ऐसे डिवाइड कर देते थे। तो एक हिस्सा कई कई बीघे कई कई हेक्टेयर का बनता था, एकड़ का बनता था, इसका फिर ये किसी और को मिल गया, ये किसी और को मिल गया, ये किसी और को मिल गया, तो एक स्टेट ये बन गया। ये स्टेट की स्पेलिंग भी जाने रहिएगा, ये अलग अलग स्टेट हुआ करता था। और जब स्टेट बनते थे, अरेबल लैंड को स्टेट में डिवाइड किया गया, और उसके मालिक कौन बनते थे, इंग्लिशमैन। और उस पर काम कौन करता था, इंडियन टेनेंट। सोचिए, जमीनें भारत की, जमीनें भारत के किसानों की, भारत के लोग की, मालिक कौन हुआ करता था, अंग्रेजी। ये दौर भी हमसे पहले लोगों ने देखा, इसीलिए जरूरी बनता है कि हम इन सब चीजों को कभी भूलें ना, क्योंकि अगर वो भूल गए तो शायद बड़ी बहुत परेशानी जिंदगी में बनेगी। क्योंकि वो दौर तो चला गया, हम नहीं जान पाए, लेकिन इन्हीं सब चीजों को पढ़ने की वजह से दौर याद आते हैं। एक समय ऐसा था कि जमीनें अपनी होने के बावजूद भी अपनी नहीं थी, हमारी जमीनें थी लेकिन हम उसके ओनर नहीं थे। तो ये ब्रिटिशर्स, इंग्लिश मैन उनके ओनर हुआ करते थे, और उन पे खेती करने वाला इंडियन टेनेंट्स यानी किसान हुआ करता था, किराएदार के तौर पे किसान हुआ करता था। चीफ कमर्शियल क्रॉप जानते क्या थी, जो चीफ कमर्शियल क्रॉप होती थी, जिस पे इस चैप्टर का टाइटल बना है, यानी इंडिगो। इंडिगो को हिंदी में बोलते हैं नील। नील तो अब तो ज्यादा नहीं यूज होता, लेकिन हम सब बहुत छोटे थे उस समय तो नील बहुत यूज होता था। तो कोई भी सफेद यानी जो बेस्ट यानी बनियान होती है, कुर्ता होता है, ये सब सफेद कपड़े जो है ना, नील ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का, उसी से नील नाम पड़ा है। तो उसमें जरूर उसे डिप किया जाता था, तो सफेद कपड़ों में नील चढ़ाई जाती थी। तो नील लोगों में एक क्रेज था, उस समय का एक ओग था, जिसको कहते हैं ना कि चलन था। तो उस समय नील की खेती होती थी और नील बड़ा महंगा बिकता था, बहुत महंगा प्रोडक्ट माना जाता था। तो किसान क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे, तो वो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप के तौर पे इंडिगो प्रोड्यूस करवाते थे, किससे, किसानों से। तो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो कंपेल्ड यानी मजबूर करते थे, कंपेल्ड मतलब फोर्स करना, मजबूर करना, किसको करते थे, सारे टेनेंट्स को, सारे किसानों को, कि क्या प्लांट करें, क्या बोएं, क्या लगाएं। लिखा है 3/20 और 15%। अब मान लीजिए जितनी लैंड है उसका टोटल का 15% हर हाल में उनको इंडिगो ही प्लांटेशन करना है। और क्या करते थे, 15% दियर होल्डिंग, सब किसी के पास में जितनी जमीन है उसका 15% उनका कहना था कि इंडिगो ही आपको प्रोड्यूस करना है। और जब इंडिगो तैयार हो जाती थी तो वो क्या करते थे, सरेंडर दियर एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो पूरे के पूरे जमीन के रेंट के तौर पे इंडिगो 15% प्रोड्यूस करवा के उसको ले लेते थे और उसे सेल करते थे। और ये ऐसा वैसा छोटा मोटा नहीं था, ब्रिटिशर्स के अंदर एक चीज था, अंग्रेजों के अंदर, वो ये सब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कराते थे। वो पूरा बाकायदे रिटर्न रिकॉर्ड, रिटर्न एविडेंस लेते थे कि आपकी जितनी, तुम्हारी जितनी जमीन है उसका 15% तुम्हें इंडिगो प्रोड्यूस करना है, इंडिगो जितना होगा उसे बतौर रेंट तुम्हें उसे सरेंडर करना होगा। और उस पर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता था, मतलब उसे एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रखते थे। रिसेंटली क्या हुआ कि लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड द सिंथेटिक इंडिगो। अच्छा, जो लैंडलॉर्ड्स यानी जो लैंडलॉर्ड्स थे ब्रिटिशर यानी जो इंग्लिशमैन थे, उनको ये पता चल गया कि ये जो इंडिगो है ना, ये जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया। एक ऐसा इंडिगो जो बनावटी था, आर्टिफिशियल था। मतलब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, अगर आप सोशल पढ़े हो, उसमें पहले चैप्टर था इंडिगो कैसे प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से कितने कितने अलग स्टेज से गुजर करके इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस इंडिगो जो क्रॉप थी उसकी हार्वेस्टिंग इतना आसान नहीं थी, बहुत एक डिफिकल्ट स्टेज से गुजरता था। तो ये सारी चीजें थी। तो जब उन्होंने सुना कि ये तो जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया, तो जर्मनी तो इसमें आगे हो जाएगी, अब ये इतना लंबा प्रोसेस लगेगा, तुरंत बना के रख देगी। तो सिंथेटिक इंडिगो, और जब ऐसा हुआ तो दे अब दे देयर अपॉन मींस एट वंस उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीमेंट ऑब्टेन कर लिया। जो यहाँ देखिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ था
इसी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने एग्रीमेंट को उन्होंने हासिल कर लिया फ्रॉम द शेयर कॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। और सोचिए आप कि उन्होंने कहा कि ये 15%, ठीक है, कि आप कुछ कंपनसेट कर दो, कुछ मुआवजा दे दो, तो हम आपको ये 15% अरेंजमेंट जो चल रहा है इंडिगो प्रोड्यूस करने का, इंडिगो प्लांटेशन का, उससे मैं आपको रिलीज कर दूंगा। देखिए कितने किस तरीके से लूटते थे। उन्होंने किसानों से कहा कि एग्रीमेंट ले रहा हूं, बदले में तुम कंपनसेट कर दो, तुम्हें मैं इंडिगो जो हार्वेस्टिंग करते हो इससे तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा, इससे तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी, तुम्हें ये नहीं प्रोड्यूस करना होगा। एक्चुअली में क्या था कि किसानों में भी एक चीज थी, लिखा है कि द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज एक्शन। अब चूंकि शेयर क्रॉपिंग जो था ये एक्शन था, मतलब ये हुआ ये बहुत ट्रबलसम था। शेयर को भी शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट जो था इंडिगो का इतना आसान काम नहीं था, बहुत ही ट्रबलसम था। तो पीजेंट्स जो थे उनमें से कई पीजेंट्स ने बिलिंगली साइन कर दिया कि हाँ लाइए मैं साइन करता हूं, मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा, मुझे इससे मुक्ति दे दो, कुछ और मुझे बोने दो। और लेकिन जो रजिस्ट किए कि नहीं हम नहीं साइन करेंगे, हम इंडिगो ही रखेंगे, हम नहीं ऐसा करेंगे, तो क्या हुआ कि रजिस्ट किया तो उन लोगों ने लॉयर हायर किया। जिन लोगों ने रजिस्ट किया उन लोगों ने एडवोकेट हायर कर लिया कि भाई हम अपनी तरफ से वकील रखेंगे, हम इंडिगो ही करेंगे, हम कोई कंपनसेशन नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो जब इन्होंने किसानों ने लॉयर को हायर किया तो लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया पता, हायर ठग्स, ये जो गुंडे होते हैं जो मतलब बदमाश टाइप के होते हैं, तो इन्होंने उनको हायर कर लिया, जो मतलब होलीगन्स होते हैं उनको हायर किया, बदमाशों को। अब ये धमकाते थे, डांटते थे, अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये भी लिखा है कि ले जाके मतलब घर पे बच्चे को उठा ले जाते थे, दिन भर रखते थे, पेरेंट्स मजबूर होकर के साइन कर देते थे। तो मीनवाइल इसी बीच क्या हुआ कि द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स। और ये तभी इसी बीच क्या हुआ कि जर्मनी का जो मैटर था कि सिंथेटिक इंडिगोस ने प्रोड्यूस कर लिया, आर्टिफिशियल इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया, ये न्यूज पहुंच गई कहां पे, इलिटरेट पीजेंट्स के पास, जितने अनपढ़ जो किसान लोग थे उनमें पहुंच गई। उन्होंने जिन्होंने साइन कर दिया था अब वो चाहते थे कि भाई मेरा पैसा वापस करो। यही वो मैटर था जब महात्मा गांधी पहुंचे थे। मतलब पहले तो उन्होंने साइन कर दिया, लेकिन बाद में पता चला ये तो अंग्रेजों की अपनी चाल थी, उन्होंने इसलिए मुझसे साइन करवा लिया, कंपनसेशन करा लिया, गर्ज तो इनकी थी, क्योंकि जर्मनी ने आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस कर लिया था, तो अब तो हमारे इंडिगो की कोई कीमत रह नहीं गई थी। तो अब उन्होंने कहा कि मेरा पैसा वापस कर दो, मेरा पैसा वापस कर दो। तो आज स्टूडेंट्स हम इस, चूंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा इसलिए आज इसी पे रोकेंगे, और इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसका अगला पार्ट लाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस लाएंगे, क्योंकि वीडियोस बड़े हो जाते हैं। तो आप अभी तक इतना तैयार करिए, फिर आपको इसका जल्दी कल परसों में एक नया लेक्चर आपको मिलेगा, तो आप उसको भी देखिएगा, समझिएगा, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर को खत्म करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप इस तरीके से पढ़ लिए तो मैं एकदम 100% श्योर बता रहा हूँ कि इसी में से क्वेश्चंस आने हैं, और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ बीच बीच में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको बढ़िया से देखें और कभी भी शॉर्टकट ना यूज करें, मतलब इस शॉर्टकट में मत जाएं कि 2 मिनट की 10 मिनट की समरी देख लें, 12 मिनट की समरी देख लें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आपके स्कोर करें और आपकी लिटरेचर में एक पकड़ मजबूत हो, तो आप इन सब चीज़ों को समझें और बड़े ही आराम से देखिए, और आपको सब समझ में आएगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको उसके बाद आप PYQ सॉल्व करेंगे ना, तो आपको सब समझ में आने लगेगा कि हाँ इस चैप्टर से बहुत कुछ मिला जानने को। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, आगे जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।